Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from CA Sansar. So today we are back within the interesting topic, the Companies Act 2013. For that we having the CA Sahil Goyal sir. Sir having experience as a chartered accountant 5 years, so he will be explained the clearly and within the example of Companies Act 2013. So before we further ado, I having a smallest request to all of you, those are watching us, to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. And during that, if you guys have any doubt, please drop your comment section in comment. So definitely we will reply. Now, sir, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you, Stella, for having me here. And it's pleasure to speak on the topic about Companies Act 2013. So we will start with the basics. And कंपनी लॉ में आते हैं कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो हम सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं कि पब्लिक कंपनीज क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं. हमारे पास दो टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. और तीसरा होता है हमारे पास ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जो कि ऑलरेडी इंक्लूड होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर ही. तो हमारे पास दो टाइप की कंपनीज रहती हैं. जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनका नाम एंड होता है प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है उनका नाम एंड होता है लिमिटेड के नाम से. तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट एंटिटी, हम इसको बोल देते हैं. ये आता है हमारा कंपनीज जिसको हम बोलते हैं. और एक और टर्म हमारी डेफिनेशन होती है बॉडी कॉर्पोरेट. तो बॉडी कॉर्पोरेट एक और वाइडर टर्म है जिसके अंदर कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं. बॉडी कॉर्पोरेट ये कहते हैं कि कोई भी एंटिटी, लीगल एंटिटी अंडर एनी स्टैच्यूट या कोई भी लॉ के अंदर है. जैसे हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट है वो एक अलग एक्ट के अंदर है. जो भी हमारा आईसीएससीआई है, कंपनी सेक्रेटरी का बोर्ड है, वो अलग एक्ट के अंदर है. तो वो सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है. तो एक बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ी टर्म रहती है. उसके बाद मैम हम बात करते हैं कि एक होता है हमारे पास कंसेप्ट. अब हमारे इंडिया के अंदर अराउंड अप्रोक्स 22 लाख कंपनीज हैं, क्योंकि हमारा कंपनी एक्ट 1956 भी था, 2013 भी है, और इसके अंदर हमारे रेलिवेंट ईयर में चेंजेस आते रहते हैं. हर 2-3 साल बाद चेंजेस आते रहते हैं हमारे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर. अब हम बात करते हैं कि एलएलपी क्या होता है. एलएलपी भी हमारा, अब हमारी जो कंपनीज होती हैं ये रेगुलेट होती है mca.gov.in से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जनरली हमारे इंडिया में यही ट्रेंड है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो मिनिस्टर हमारे एक ही रहते हैं, जो कि अब हमारी निर्मला सीतारमन मैम है. अब वो क्या करते हैं, काम जो भी करेंगे वो एक फेस है, जो मिनिस्टर है वो फेस है. जो भी काम करते हैं वो सेक्रेटरीज करते हैं. उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो आईएएस होते हैं. जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हैं, वो सब सेक्रेटरी जनरली काम करते हैं. मिनिस्ट्री का एक फेस होता है. तो हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, mca.gov.in, जो कि रेगुलेट करती है कंपनीज को भी और एलएलपीज को भी. आज हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 5 लाख के अराउंड एलएलपीज भी रजिस्टर है. एलएलपीज का जो हमारा नंबर है वो कम क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि एलएलपी एक्ट 2008 में आया था और कंपनीज एक्ट हमारा पहले से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज का रजिस्ट्रेशन ज्यादा है. और कंपनीज में हमारे डेली इसीलिए रजिस्टर हो रही है क्योंकि हमारे इंडिया में बिजनेस भी काफी बढ़ रहा है. ठीक है मैम. और उसके बाद अब हम फ्रेंड्स बात करें तो बेसिक में एक हमारा होता है स्मॉल कंपनीज का कंसेप्ट, जो कि हम फर्दर पीपीटीज में भी डिस्कस करेंगे. जिसको स्मॉल कंपनी को कोई भी हम ऐसे डिफाइन नहीं, हम सेल्फ डिक्लेरेशन होती है वो हमें कभी मिनिस्ट्री से नहीं मिलेगा. अगर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम है तो हम स्मॉल कंपनी में आते हैं. ये और एक और कंडीशन क्या है, अगर हमारी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है या इक्वल टू 100 करोड़ है तो हम स्मॉल कंपनी में रहेंगे. और ये हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उसी के बेसिस पे हम ये चीज देखते हैं कि हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं. उसके बाद मैम हम बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी और डेफिनेशन बेसिक्स पे बात करेंगे हम. होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनीज क्या होती है. अगर कोई भी एक होल्डिंग कंपनी है, उसका कंट्रोल है दूसरी कंपनी के ऊपर, जैसे कि मान लो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या बाय लॉ वो उसके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है. जब वो होल्डिंग के लेवल पे होती है, इसमें 2 लेयर्स होती है, होल्डिंग कंपनी, उसके बाद वो आगे एक और सब्सिडरी है उसकी, उसको हम लेयर 1 कह देते हैं. उसके बाद उस सब्सिडरी की आगे एक और सब्सिडरी है, तो वो लेयर
टू हो जाती है। तो इसके अंदर लेयर टू से ऊपर हमारी सब्सिडरी कंपनीज नहीं जाएंगी। नाउ आई विल स्टार्ट विद माई पीपीटीज। सो डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज, अब जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं वो डीमैट फॉर्म में होंगी। डीमैट मतलब ऑनलाइन फॉर्म में होंगी हमारी। जैसे कि आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके अंदर हमारा डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज रहता है। और अब हमारे जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक गिफ्ट सिटी का कंसेप्ट भी आ गया है, जिसको हम एज अ फॉरेन ही डील करते हैं। फॉरेन कैसे, कोई भी वहां पे डीलिंग होगी वो डॉलर्स में होगी। जो गिफ्ट सिटी में जो भी काम करेंगे वो हमारा डॉलर्स में ही रहता है। उसके बाद हमारे पास मोर देन अप्रोक्स 25 स्टॉक एक्सचेंज है, हर स्टेट की अपनी है। बट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके ऊपर हमारा जो भी सिक्योरिटीज में डील होता है। जनरली हमारे पास इक्विटी में, प्रेफरेंस में और डिबेंचर में डीलिंग होती है। बट इक्विटी में बहुत ज्यादा डील होती है क्योंकि उसके प्राइसेस स्टेबल नहीं होते। जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, उनके प्राइसेस हमारे लगभग स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इतना ट्रेड नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमारे तीन स्टेजेस की। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव स्टेज। लेजिस्लेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है, कोई भी लॉ बनता है, जैसे हमारा कंपनी लॉ बना है या हमारा कोई भी लॉ बनता है, वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है, तो हम उसको बोल देते हैं लेजिस्लेटिव। और लॉ बनाने में एक तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और जिसकी वजह से अब वो लोग, हमारे जितने भी एमपीज है, अराउंड 500 एमपीज हैं, वो एक जगह बैठ के लॉ को बनाते हैं। उसके बाद उसको हमारा एमसीए भी लॉ बनाता है। उसके बाद एक और स्टेज आता है एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉ को अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। वो कौन कराता है, एमसीए करवाता है। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास होता है उसको कैसे फॉलो अप करना, कोई भी चेंजेस आने हैं वो सब एमसीए उसके अंदर देखेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एमएसएमई का पेमेंट रिपोर्टिंग रहती है, कि जैसे हमारे पास 45 डेज होता है, 45 डेज के अंदर एमएसएमई में पेमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें डीपीटी 3 के बारे में। डीपीटी 3 की जैसे अब हमारी 31 जुलाई लास्ट डेट है, कि कोई भी कंपनी ने अगर लोन ले रखा है तो उसको डीपीटी 3 में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और एक डायरेक्टर के हमारे डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं जो कि इस चीज को अप्रूव करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप की, अदर की प्रोविजन, और जो भी हमारा यहाँ पे रहता है। अब जो हमारे डीमैट के रूल हैं, हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग का मतलब होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी कंपनी का लिस्ट होना। उसकी लिस्टिंग की हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, अगर सबसे पहले हमें कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम घर बैठ के कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसको कि अप्रूव करेगा सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि हमारे पूरे इंडिया का सिर्फ गुरुग्राम के अंदर सीआरसी सेंटर है, जहां से हमारी कंपनीज अप्रूव होती हैं। आप अप्लाई कहीं से भी करो, बट अप्रूव वहीं से होंगी। कोई भी कंपनी और एलएलपी है वो हमारे सीआरसी गुरुग्राम में इनकॉर्पोरेट होती हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, एवरी अनलिस्टेड, तो हमें लिस्ट कराने के लिए या अनलिस्टेड कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट, अब जो जिसके दिमाग में वो आइडिया आता है कि मुझे कंपनी बनानी है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो उसके अंदर कैपिटल में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स। उसके बाद जब वो शेयर, हमारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो जाती है, हम उन्हें कहते हैं मेंबर्स। तो जो भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। तो एवरी अनलिस्टेड, अनलिस्टेड का मतलब क्या है, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अभी लिस्ट नहीं हुई है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब मान लो मैं कहता हूं कि रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड का मतलब क्या है, अब रिलायंस से हमारे दिमाग में आता है वो क्या है, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड की। इसमें हम थोड़े टर्म्स के बारे में बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वो होते हैं जो कि कंपनीज के, अब हम अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस होता है, हमें कंपनी के सारे क्या क्या विजन है, क्या क्या मिशन है, उसके बारे में बताता है। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस भी कंपनी के क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री रही है, वो सब हमें बताता है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट निधि गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिसके अंदर 51% और मोर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
कैन उनका इकट्ठे भी शेयर हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे हमारी सेल, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी है। एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज, सब्सिडरीज क्या होती है, हमारी जो भी होल्डिंग कंपनी है। अब मान लो हमारे रिलायंस कंपनी है, उसकी अराउंड 272 सब्सिडरी कंपनीज हैं। शैल इशू सिक्योरिटी ओनली इन डीमैट फॉर्म एंड फैसिलिटेट डीमैट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, जो भी शेयर्स है हमारे। डीमैट ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर जिसको आइडिया आता है। डायरेक्टर, कंपनी के अंदर डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। जो हमारी लिस्टेड कंपनी होती है उसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर जिसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, उसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट रहती है लिस्टेड कंपनीज में। जनरली जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं रहता। उसमें जनरली जो प्रमोटर होते हैं या डायरेक्टर उनके रिलेटिव ही रहते हैं। एंड केएमपी का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सोनल, जैसे कि एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। एंड फॉर इशू, जब हमने शेयर इशू किया। बायबैक, बायबैक का मतलब हम शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं। बोनस और राइट इशू रहता है। राइट इशू का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को शेयर देना। बोनस का मतलब होता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, वो अपने पुराने एम्प्लॉयज को या जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको बोनस शेयर देते हैं। Shareholder must be demat before transfer, subscribing to further securities. Company must obtain ISN, appoint RTA, ये सब हमारा रहता है। और इसके अगर हमने इसको नहीं माना, ये डीमैट फॉर्म में नहीं शेयर हमने इशू किए, तो ये हमारा 10,000 या 1,000 पर डे के पेनल्टी रहती है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, डीमैट फॉर प्राइवेट कंपनी। इसके ऊपर हमारा थोड़ा फोकस क्यों है, क्योंकि जैसे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनको लोग कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, ग्रो ऐप से, एंजल वन से। वहां से हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं, वो ऑलरेडी डीमैट फॉर्म में ही होते हैं। ये मैंडेटरी है हर एक प्राइवेट कंपनी के लिए। और जो भी स्मॉल कंपनी नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या रहती है हमारी, 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल से कम है और 100 करोड़ की टर्नओवर है। और ये चेंज होती रहती है कि कोई कंपनी मान लो 2025 में स्मॉल है, वो 2026 में स्मॉल का स्टेटस खो भी सकती है अपने प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टेटस के हिसाब से। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो हमारी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, ये हमारा 1 दिसंबर 2025 से ये रूल आ गया था, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और 100 करोड़ का। स्पेसिफाइड एमएसएमई की क्लासिफिकेशन हमारी ये रही, ये हमारी थ्रेशोल्ड है 2.5 करोड़, 10 करोड़, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ये हमारा एज पर एमएसएमई की क्लासिफिकेशन क्या रहती है। अब जब भी हम लॉ पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजोज होते हैं। तो प्रोविजंस का मतलब क्या है, जो भी हमारे सेक्शंस है, प्रोविजोज जो उसी का ही प्रोविजन का पार्ट है। उसके बाद हाफ ईयरली रिटर्न हमें एमएसएमई की फाइल करनी पड़ती है कि जो भी 31 मार्च की ड्यू डेट क्या होती है, 30 अप्रैल होती है, 30 सितंबर की हमारी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। और इनको कंपनीज को पेमेंट करनी पड़ती है 45 डेज से पहले। और अब आरओसी की बात करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, वो हर स्टेट का अपना आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनल डायरेक्टर की, तो रीजनल डायरेक्टर ऑलमोस्ट 10 रीजन्स का होता है। जो भी 10 स्टेट्स के ऊपर एक उनका रीजनल डायरेक्टर रहता है। हर एक कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उसको डीपीटी 3 फाइल करने की जरूरत है उसकी। जैसे अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर गया है 31 मार्च 2026, उसकी लास्ट डेट 30 जून थी, बट उसको 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई कि हमें कोई भी डीपीटी 3 कोई भी लोन ले रखा है उसको हमें रिपोर्टिंग करनी है। अब हर एक डायरेक्टर की केवाईसी पहले ईयरली होती थी, अब उस केवाईसी को हर 3 साल में बोल दिया गया कि आप हर 3 साल में एक बार आपको अपनी केवाईसी करवानी है। केवाईसी कैसे होती है, एक आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और एक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमने जैसे पहले बात की कितनी एक्टिव कंपनीज हैं, और अराउंड हमारे 2000 के आसपास वो कंपनीज है जो इनएक्टिव है, जिनका नाम भी कुछ कंपनीज का हमारे सारा आपको डाटा mc.gov.in पे मिल जाएगा, जहाँ पे स्ट्राइक ऑफ भी कर रखा है नाम कंपनीज का।
अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज, एग्जम्प्टेड प्राइवेट कंपनी, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, रिलेटिव्स, रिलेटिव की डेफिनेशन एक अलग हमारा डिस्कस करेंगे हम उसको। एग्जम्प्टेड प्राइवेट कंपनी, अदर प्राइवेट कंपनी की कौन कौन मेंबर शेयर होल्डर होता है। अगर अदर देन प्राइवेट कंपनी का ये हमारा थ्रेशोल्ड रहता है कि 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट जो एज पर आरबीआई है, लिक्विड एसेट 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हु इज एन एसबीओ, ये हमारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप है कि हमें ये इंडिविजुअल जो भी एक्ट करेगा ट्रस्ट के बिहाफ पे, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अब कुछ लोग ट्रस्टीज ये सोचते हैं कि अगर हम ट्रस्टीज बन गए तो हम ओनर बन गए। कभी भी ट्रस्टी जो होता है वो ओनर नहीं रहता, वो एक सिर्फ केयर टेकर है। हम उसको ओनर नहीं मान सकते। ये नहीं है कि ट्रस्टी अपने सिर्फ अपने डिसीजंस के बेसिस पे उसको कोई भी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, खरीद सकता है, वो बट ओनर नहीं है उसका, वो सिर्फ एक केयर टेकर है। तो एन इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर विद अदर्स थ्रू वन और मोर ट्रस्ट होल्ड अल्टीमेट बेनिफिशियल इंटरेस्ट 10% ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी या वोटिंग राइट्स। हमने जैसे बात की थी होल्डिंग सब्सिडरीज की, तो जो होल्डिंग सब्सिडरी कैसे बनता है, अगर उसके सब्सटेंशियल जो भी डिसीजन लेती है वो अगर होल्डिंग कंपनी ही ले रही है तो हम उसको होल्डिंग कंपनी का स्टेटस दे देते हैं, वो उसके डिसीजंस को इफेक्ट कर रही है सब्सिडरी को, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। जैसे अगर हम इसको बात करें, फॉर्म कौन सा है, BN1, कौन फाइल करेगा, एसबीओ कंपनी, और इसके अंदर 90 डेज का टाइमलाइन रहता है। एसबीओ जो हमने पीछे पढ़ लिया उसकी पेनल्टीज हैं, कंपनी एक्ट के अंदर हैवी पेनल्टीज हैं। अब आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड सेक्शन 12 एप्लीकेबिलिटी। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, विद इन 130 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही कंपनी बनती है तो उसको अपना एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, उसको एक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टीज है, कंपनी के ऊपर 50,000 रुपीज की हैवी पेनल्टीज हैं। और अगर उसने ये फॉर्म नहीं फाइल किया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तो उसका हम स्ट्राइक ऑफ नाम भी काट सकते हैं। जैसे हमने बात की तो अराउंड हमारे अगर हम 31 मई तक का डाटा देखें तो 1615 कंपनीज का नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, CHG 1 कि कोई भी कंपनी अगर आपको एक नॉमिनल सी फीस रहती है अराउंड 300 प्लस एडिशनल फी भर के हम ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कर सकते हैं, और ये एडिशनल फीस हमारी अट्रैक्ट होती रहेगी जैसे जैसे हम लेट करेंगे इसको फॉर्म को। ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, हर एक एजीएम पे हमें ऑडिटर अपॉइंट होता है हमारे, हर एक की पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन है। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसका कूलिंग पीरियड भी रहता है, उसका एक टेन्योर भी रहता है। और क्या कंपनीज डायरेक्टर को लोन दे सकती हैं, तो पॉसिबल है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरली जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है उसके अंदर जो ओनर होता है वही डायरेक्टर होता है और वही शेयर होल्डर होता है, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। बट जब वो पब्लिक कंपनी हो जाती है, वो लिस्टेड कंपनी हो जाती है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है जो लिस्ट ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर सेल परचेज हो रहा है तो ही वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जैसे हमने इनिशियल लेवल पे पढ़ा था। और ये कहता है मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, हमें उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद फाइलिंग फीस, अगर हमने लेट किया तो MGT 7 फॉर्म हमारा जाता है। MGT 7 फॉर्म आफ्टर ऑडिट जो हमारे 1 महीने की तारीख होती है उस पर जाता है। और KYC डायरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि आप अब हमारा हर 3 इयर्स में हमें डायरेक्टर की KYC करवानी पड़ती है। और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि अगर मान लो रिलायंस है, वो उसे एक कुछ अमाउंट 2% ऑफ एवरेज 3 प्रेसीडिंग ईयर्स का प्रॉफिट अपना एक CSR सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि रिलायंस अगर एक गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन को फ्री में सिम बांट दे तो क्या वो CSR में आ जाएगा? वो CSR में नहीं कवर होगा। उन्हें अपने बिजनेस से हटके स्पेंडिंग करनी पड़ेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट,
अब जो कंपनीज आरओसी है, जो एमसीए है, वो सब कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन हमारा करते हैं। हमें उसके ऊपर MGT 7, AOC 4 जो अभी हमने डिस्कस किया, एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हमें अपलोड करना पड़ता है। नफरा के रूल्स एंड स्केड्यूल है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स जो हमारे हैं, इसके ऊपर अगर हमें अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, जो लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, या उसकी बोरोइंग्स जो उसने बैंक से लोन ले रखा है या डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं वो 500 करोड़ से कम है, तो ये हमारी क्या बन जाती है, लार्ज कंपनीज बन जाती है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हम कवर कर चुके। DPT 3 के बारे में हम पढ़ चुके कि DPT 3 बाद में 31 जुलाई 2026 के बाद भी फाइल हो जाएगा, बट उसके लिए हमें एडिशनल फीस भरनी पड़ेगी। अब हमारा कॉर्पोरेट लॉ एक अमेंडमेंट जो चेंजेस आए हैं, जैसे 2013 में आए, उसके बाद 2015 में आए, 17 में आए, 20 में आए, तो वो सिर्फ 3-4 बार ही चेंजेस आए, क्योंकि वो पार्लियामेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अब हमारा कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 भी प्रेजेंट हो चुका है। एंड ये जो हमारे बेसिक प्रैक्टिस हम करते हैं DPT 3 की या MSME 1 की पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, ऑलवेज हमें ये देखना है कि डीमैट फॉर्म में ही शेयर इशू हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर ही आ रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. You explained very wonderfully, and hope those are watching they understood very well. And if you guys have any doubt, please drop your comment in comment section, and definitely we will reply you. Again, thank you so much, sir, explaining very well the Company Act 2013. थैंक यू।